हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का जो मेन सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 7। अब लॉ के ऊपर बात करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी तीन प्रकार की कंपनियां बना सकते हैं: 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अगर 1% कंपनी बनाना चाहते हो तो 1% को तैयार होना पड़ेगा इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो कम से कम 2% को तैयार होना पड़ेगा, और पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 7 लोग को तैयार होना पड़ेगा। और इनका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है, इतने लोग तैयार हो गए, तो आप तीन प्रकार की कंपनी बना सकते हो। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। अब ये जो कंपनी बनाता है उस पर्सन को बोलते हैं प्रमोटर, और प्रमोटर वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। अब हम बात करते हैं 1% कंपनी। 1% कंपनी के बारे में जो स्पेशल पॉइंट है वो दो जगह दिया है, एक कंपनीज का सेक्शन नंबर 3 और दूसरा रूल नंबर 3। अब ये रूल किसका सर? तो रूल का नाम है द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। अब इसमें टोटल हमको 10 पॉइंट डिस्कस करने हैं। आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप ओपीसी बनाते हैं तो ओपीसी का जो एमओए रहेगा, एमओए का जो 7th क्लॉज होगा, देखिए नॉर्मल कंपनियों के 6 क्लॉज होते हैं, पर ओपीसी का जो एमओए रहेगा उसमें 7 क्लॉज होता है। जो 7th क्लॉज होता है उसको बोलते हैं सक्सेशन क्लॉज। तो जो सक्सेशन क्लॉज होगा उसमें आपको अदर पर्सन का नाम बताना पड़ेगा। अब वो जो अदर पर्सन का मतलब यहां पे कौन है? नॉमिनी। मतलब जब आप ओपीसी बनाते हो तो आपको इसके एमओए में लिखना पड़ेगा कि अगर मेरी, मतलब मेंबर की, या इसको बोल सकते हैं सब्सक्राइबर, क्योंकि वही सब्सक्राइबर है मेंबर, अगर उसकी डेथ होती है या वो कांटेक्ट करने के लिए इनकैपेबल हो गया तो उसके बदले में जो नॉमिनी है वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ये पहली कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, वो जो अदर पर्सन है, अदर पर्सन का नाम लिखने के पहले उसकी प्रायर रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा, और वो जो प्रायर रिटन कंसेंट है वो आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। कब फाइल करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आप कंपनी बनाओगे उस समय जब डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल करते हैं तो अदर पर्सन की जो रिटन कंसेंट है वो आईएनसी 3, फॉर्म नंबर आईएनसी 3 में आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। तीसरा पॉइंट है, तीसरा और चौथा नंबर क्या? विड्रॉ करने के बारे में एक सवाल होता है कि क्या वो जो नॉमिनी है वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है क्या? मतलब क्या हुआ, वो चाहता है कि अब कंपनी का, वो उस मेंबर का नॉमिनी नहीं रहना चाहता, तो क्या वो कंसेंट विड्रॉ कर सकता है क्या? या अगला पॉइंट है, वो जो कंपनी का मेंबर है वो मेंबर नॉमिनी को बदल सकता है क्या? तो दोनों का आंसर होगा यस। थर्ड नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे, नॉमिनी जब चाहे तब अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। अगर नॉमिनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है तो उसको आईएनसी 4, फॉर्म नंबर आईएनसी 4 फिलअप करके देना पड़ेगा। किसको देगा सर? तो 2 लोग को देगा। वो 2 लोग कौन कौन है? एक कंपनी का मेंबर और दूसरा 1% कंपनी। मेंबर मतलब जो जिस मेंबर को नॉमिनी बनाया ना, तो उस नॉमिनी को, वो जो नॉमिनी है वो मेंबर को भी खबर करेगा कि मैं आपका नॉमिनी नहीं बनना चाहता, आईएनसी 4 देगा, और साथ में ओपीसी को भी आईएनसी 4 दे देगा कि मैं आपका मेंबर का नॉमिनी नहीं बनना चाहता, तो 2 लोग को नोटिस देगा। फिर मेंबर के पास खबर आ गई कि ये नॉमिनी नहीं रहने वाला, तो मेंबर की ड्यूटी है कि जिस दिन उसको नोटिस ऑफ विड्रॉल मिला उसके 15 दिन के अंदर वो नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगा। और कंपनी को भी उसने खबर दी है नॉमिनी ने, तो कंपनी 30 दिनों के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा कि नॉमिनी बदल गया है। मतलब एक्चुअल में जो कंपनी होती है ना, वो आरओसी को 2 बातें बताती है। एक तो ये बताएगी कि ये नॉमिनी बदल गया, आईएनसी 4, और दूसरा वो जो नया नॉमिनी मेंबर ने अपॉइंट किया उसकी भी जानकारी देगी, दैट इज आईएनसी 3। तो आईएनसी 3 और आईएनसी 4 दोनों जो ओपीसी है वो आरओसी को बताएगा। अगला पॉइंट है मेंबर ऑफ ओपीसी। जो ओपीसी का मेंबर है वो भी तो चेंज कर सकता है नॉमिनी को, तो वो भी जब चाहे तब नॉमिनी को बदल सकता है। अगर वो नॉमिनी को बदलना चाहता है तो उस केस में जो मेंबर है वो कंपनी को केवल खबर करेगा, मेंबर कंपनी को खबर करेगा कि मैंने अपने नॉमिनी को बदल दिया है, और फिर जो कंपनी है वो आरओसी को इंटीमेट करेगी कि इस मेंबर ने नॉमिनी को बदल दिया है। और नॉमिनी को बदलने के लिए जो फॉर्म है वो कौन सा है? आईएनसी 4। तो आईएनसी 4 आपको आरओसी को जमा करना पड़ेगा, और कंपनी आरओसी को कब बताएगी? 30 दिन के अंदर। मतलब जिस दिन मेंबर से कंपनी को खबर मिली है उसके 30 दिन के अंदर कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगी कि ये नॉमिनी बदल चुका है। तो ये हो गया शुरू के 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 5th नंबर का पॉइंट। अब देखिए, यहां पे एक्चुअल में एमओए तो बदल ही रहा है क्योंकि नॉमिनी बदल गया, तो एमओए यहां पे बदलता है, लेकिन उसमें एमओए की अल्टेरेशन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कोई अलग से फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जो अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करने वाले हैं वो दोनों के लिए लगभग एप्लीकेबल है, मेंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉमिनी के लिए भी एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर और नॉमिनी।
ओपीसी का मेंबर और ओपीसी का नॉमिनी की क्वालिफिकेशन क्या है? 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के नॉमिनी या एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेंबर ओपीसी का नहीं बन सकती, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। और तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज जो लॉ में करने किया है, वो जो पर्सन है जो ओपीसी बना रहा है या जो नॉमिनी बन रहा है वो रेसिडेंट इन इंडिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इस लॉ की वजह से जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई, वो भी आज के दिन किसी ओपीसी को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब मेंबर बन सकते हैं और ओपीसी के मेंबर के नॉमिनी बन सकते हैं। अब यहां पे रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर यह है कि अगर कोई भी पर्सन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगर मैं ओपीसी फाइनेंशियल ईयर 20-21 में बना रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा इसके जस्ट पिछला साल, मतलब 19-20, तो 19-20 में अगर कोई पर्सन इंडिया में स्टे करता है 120 दिन या उससे ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? आज के दिन जो मेंबर है या जो नॉमिनी है वो रेसिडेंट है तो भी चलेगा, नहीं रेसिडेंट है तो भी चलेगा। मतलब कुल मिला के जो 120 दिन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि मान लीजिए पिछले साल वो 90 दिन था इंडिया में, तो उससे क्या वो मेंबर नहीं बन पाएगा क्या? नॉमिनी नहीं बन पाएगा क्या? आंसर है बन पाएगा। लेकिन कब बन पाएगा? अगर वो शुरू की 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करे, एक तो नेचुरल पर्सन है और दूसरा वो इंडियन सिटीजन है। क्योंकि रेसिडेंट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। मतलब 120 दिन का जो इंपॉर्टेंस है ना वो एक्चुअल में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में पॉइंट है कि एक मेंबर कितने ओपीसी बना सकता है, या एक पर्सन कितने मेंबर का नॉमिनी बन सकता है, कितने ओपीसी के मेंबर का नॉमिनी बन सकता है। तो दोनों का आंसर एक ही है कि एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है और एक पर्सन एक ही ओपीसी के मेंबर का नॉमिनी बन सकता है। मतलब आप दो, कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्सन 2 ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, मैं 2 ओपीसी नहीं बना सकता, और मैं 2 ओपीसी के मेंबर का नॉमिनी भी नहीं बन सकता, लेकिन हाँ मैं एक मेंबर और एक नॉमिनी बन सकता हूं। मैंने एक ओपीसी बना लिया तो मैं मेंबर बन गया, और मैंने क्या किया, एक मेरे दोस्त ने ओपीसी बनाई थी, वो मेंबर था, उसने मुझे नॉमिनी अपॉइंट कर दिया तो मैं बन सकता हूं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगी? मान लो मेरा जो दोस्त है उसकी डेथ हो गई, तो मैं वहां पे नॉमिनी था तो मैं वहां पे मेंबर बन जाएगा। अब मैं अपनी ओपीसी का भी मेंबर हूं, वहां पे भी मेंबर हूं, जबकि लॉ क्या बोलता है कि एक पर्सन 2 ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। तो यहां पे लॉ ये बोलता है कि एक बार आप मेंबर बन गए, लेकिन आपको 180 डेज में, कितने दिन में? 180 डेज में, मतलब जिस दिन आप 2 ओपीसी के मेंबर बने ना, वहां से 180 दिन के अंदर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ये चूज करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी एक ओपीसी का मेंबर बनना चाहते हो। मतलब एक ओपीसी के मेंबर आपको छोड़नी पड़ेगी। तो 6 महीने तक, 180 दिन का लॉ है, 180 दिन तक आप 2 ओपीसी में मेंबर कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद में आपको कोई भी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है माइनर। क्या माइनर ओपीसी का मेंबर बन सकता है? आंसर है नो। क्या माइनर नॉमिनी बन सकता है? आंसर है नो। तो माइनर को मना कर दिया गया है कि आप ना तो मेंबर बन सकते हो ना नॉमिनी बन सकते हो। इसके बाद ओपीसी चाहे जो काम कर ले, लेकिन ओपीसी के ऊपर 2 रेस्ट्रिक्शन है। पहला पॉइंट है कि जो ओपीसी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता। एक ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता। और दूसरा, ये जो ओपीसी है वो किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ओपीसी 2 काम नहीं कर सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता, और दूसरा किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और साथ में वो जो ओपीसी है ना, वो ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी न तो बना सकता है, न सेक्शन 8 कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करा सकता है। मतलब ओपीसी कभी भी एनपीओ नहीं बन सकती, और ओपीसी पहले बिजनेस कर रही है, बाद में एनपीओ में कन्वर्ट होना चाहता है तो यह भी अलाउड नहीं है। तो ये हो गए टोटल आपके 10 पॉइंट। एक बार फटाफट ब्रीफ कर देता हूं। देखो, सबसे पहले जो एमओए है उसमें आपको बताना पड़ेगा एक अदर पर्सन, मतलब नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा। जो मेंबर की डेथ होती है, इनकैपेसिटी होती है, तो वो मेंबर बन जाएगा। अदर पर्सन जो है नॉमिनी है वो प्रायर रिटर्न कंसेंट देगा आईएनसी 3 में, और उसको कंपनी जो है वो आरओसी को फाइल कर देगा कि इसकी रिटर्न कंसेंट मिल गई है। नॉमिनी जब चाहे तब अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। वो 2 लोग को बताता है, मेंबर को और दूसरा ओपीसी को। मेंबर अगले 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा, और जो कंपनी है वो भी अगले 30 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट कर देगी। मेंबर जब चाहे तब नॉमिनी को बदल सकता है। ठीक है, तो ये जो मेंबर है वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, और कंपनी 30 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट करेगी। इसमें जो चेंज हो रहा है एमओए में, उसको चेंज नहीं माना जाएगा, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है।
फिर हमने बात किया क्वालिफिकेशन के बारे में, मेंबर या नॉमिनी हो, 3 कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। नेचुरल पर्सन, दूसरा इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इंडिया होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। और रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन कम से कम इंडिया में रहा हो। उसके बाद है 1%, आप 1% एक ओपीसी के मेंबर बन सकते हो, एक ओपीसी के मेंबर का नॉमिनी बन सकते हो, ठीक है। एक मेंबर और एक नॉमिनी रह सकते हो। उस केस में अगर आप नॉमिनी थे, उसकी वजह से आप मेंबर बन गए, तो 180 दिन के अंदर आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। माइनर न तो मेंबर बन सकता है, ना नॉमिनी बन सकता है। ओपीसी कुछ काम नहीं कर सकती, जैसे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी में सेक्शन 8 कंपनी न तो बन सकते हो ना कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट है कन्वर्शन के बारे में। लो, इसमें 2 रूल है, एक है रूल नंबर 6 और दूसरा है रूल नंबर 7। तो रूल 6 में है ओपीसी का पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्शन। एक ओपीसी है वो अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में जब चाहे तब कन्वर्ट कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब चाहे तब कन्वर्ट कर सकती है। रेस्ट्रिक्शन देखो क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो इनको अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में बदलाव करना पड़ेगा। मतलब अभी जो आपका मेमोरेंडम आर्टिकल है एज पर ओपीसी है, अब आप पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पूरा चेक करो, जो जो चीजें पब्लिक कंपनी पे लागू होती है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट कंपनी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्राइवेट कंपनी के हिसाब से एमओए आर्टिकल को चेंज करो, पहला पॉइंट। और अगर ओपीसी का जो भी एमओए आर्टिकल को अल्टरेशन करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है वो सेक्शन नंबर 122 के हिसाब से पास होगा। इसके बाद कन्वर्ट करते समय कुछ कंडीशंस है जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशंस है भाई, ओपीसी में आप एक मेंबर थे, जबकि आपको मालूम है पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर चाहिए, प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर। तो ये वही बात है कि नंबर ऑफ मेंबर को 2 या 7 बढ़ाओ, डायरेक्टर को 2 या 3 बढ़ाओ। फिर मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो क्राइटेरिया है वो भी मीट आउट करना पड़ेगा। हालांकि आज के दिन अगर अपन बात करें तो चाहे ओपीसी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, किसी भी कंपनी में कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आज के दिन ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद सेक्शन 18 को कंप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली सेक्शन नंबर 18 क्या है, कन्वर्शन ऑफ वन क्लास ऑफ कंपनी टू अनदर क्लास ऑफ कंपनी, तो सेक्शन 18 को कंप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद अब ये सब आपने काम करोगे, फिर आप आरओसी के पास एक एप्लीकेशन दोगे। आरओसी के पास जो एप्लीकेशन जाता है वो जाता है आईएनसी 6 में, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब एप्लीकेशन किस बात के लिए कर रहे हो कि भाई हम ओपीसी थे, हमको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लो। अब उसके साथ क्या क्या जाएगा, पहला एमओए और आर्टिकल जो कि आपने अल्टर किया उसकी कॉपी दो, रेजोल्यूशन जो आपने पास किया उसकी कॉपी दो, फिर कंपनी के प्रपोज मेंबर और डायरेक्टर अलॉन्ग विद कंसेंट उनकी लिस्ट दो। भाई हमारे ये मेंबर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है, आप हमको परमिट कर दो। तो प्रपोज्ड मतलब जो बनने वाले मेंबर और डायरेक्टर उनकी डिटेल देना पड़ेगा, कंपनी के क्रेडिटर की लिस्ट देना पड़ेगा, कंपनी की जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है पीएल है उसकी रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट दे देगा, और आरओसी ने सर्टिफिकेट दे दिया मतलब आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गई। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको 4 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद अब आगे बढ़िए, प्राइवेट कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी इनटू ओपीसी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी पर ध्यान रखना वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी कभी ओपीसी नहीं बन सकती। तो सेक्शन प्राइवेट कंपनी का ओपीसी में कन्वर्शन, सबसे पहले तो क्या बोल दिया, एसआर पास करो। प्राइवेट कंपनी के मेंबर मिलकर एसआर पास करेंगे, और एसआर पास करने के पहले जितने भी कंपनी के मेंबर और जितने भी कंपनी के क्रेडिटर हैं उन सबका नो ऑब्जेक्शन राइटिंग में लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा मान लो जब प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होगी अपने आप को ओपीसी में, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपके जो मेंबर्स और क्रेडिटर्स हैं उनका नो ऑब्जेक्शन राइटिंग में ले लो। नो ऑब्जेक्शन राइटिंग में ले लिया, उसके बाद फिर मेंबर की जनरल मीटिंग बुलाओ और उसमें एसआर पास करो। अब आपको मालूम है जब जब आप एसआर पास करते हैं उसकी कॉपी 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा एमजीटी 14 में, तो वो फाइल कर लो। फिर जब आप आरओसी के पास एसआर की कॉपी फाइल करोगे ना, तो उसके साथ फॉर्म नंबर आईएनसी 6 आपको जाएगा और उसके साथ यही डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, कंपनी के डायरेक्टर ये डिक्लेरेशन देते हैं, क्या डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने मेंबर और क्रेडिटर की कंसेंट ले ली है। मतलब डायरेक्टर आरओसी को कंफर्म करेंगे कि भाई हमने मेंबर और क्रेडिटर की कंसेंट ले ली है। सेकंड नंबर, ये हमारे मेंबर क्रेडिटर उनकी लिस्ट ले लो। तीसरा नंबर, कंपनी की लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पीएल अकाउंट ये दे दो। फिर कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर का नो ऑब्जेक्शन दे दो। उसके बाद अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो आरओसी आपको क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट। तो ये सारी फॉर्मेलिटी अगर आप करेंगे तो प्राइवेट कंपनी का ओपीसी में कन्वर्शन हो जाएगा। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक रिवाइज करने के लिए एक समरी बना दी, रूल 6 और रूल 7।
ओपीसी का पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्शन रूल 6, प्राइवेट कंपनी अदर देन 8 सेक्शन 8 कंपनी का ओपीसी में कन्वर्शन रूल नंबर 7। क्या क्या बातें एक बार कंफर्म वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ओपीसी का पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्शन होगा तो आपको एमओए आर्टिकल को अल्टर करना पड़ेगा। सेकंड, कुछ कंडीशंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ डायरेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो क्राइटेरिया ये फुलफिल करना पड़ेगा और सेक्शन 18 के लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको आरओसी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा आईएनसी 6 में, और उसके साथ में जो हमने बात किया था ये सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं। देखो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मेमोरेंडम आर्टिकल जो आपने अल्टर किया, रेजोल्यूशन की कॉपी, प्रपोज मेंबर, प्रपोज डायरेक्टर, इन सब की लिस्ट, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट। फिर आरओसी के पास आपने जमा किया तो आरओसी इसको रजिस्टर करेगा और सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट मिल गया मतलब आपका पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्शन हो गया। प्राइवेट कंपनी का ओपीसी में कन्वर्शन में पहला तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, लेकिन एसआर पास करने के पहले मेंबर और क्रेडिटर का नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। फिर ये जो एसआर की कॉपी आरओसी को फाइल कर दो 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 में। फिर आपको आरओसी के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रूल साथ में ये आईएनसी 6 है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या क्या देना पड़ता है, देखो ये सारे डॉक्यूमेंट था। मतलब पहला तो डायरेक्टर ये कंफर्मेशन देगा कि मेंबर क्रेडिटर की कंसेंट मिल गई है, मेंबर क्रेडिटर की लिस्ट सबमिट करेगा, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पीएल देगा और नो ऑब्जेक्शन लेटर कंपनी को जो नो ऑब्जेक्शन लेटर जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर का उसको सबमिट करेगा। ये सब जब सबमिट करेंगे तो आरओसी उसको रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। आइए अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 7। आप कोई भी कंपनी बना रहे हो, चाहे 1% कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, आपको सेक्शन 7 को कंप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन 7 में देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है। जो इसमें सबसे पहले आप 3 पॉइंट देखिएगा, इसमें लिखा है सब पॉइंट नंबर 1, आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट है, सर्टेन इंफॉर्मेशन है जो आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। इसमें टोटल आपको 7 पॉइंट दिए हुए। जब आप ये डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो आरओसी आपको सीओआई इशू करेगा और आपको सिन अलॉट करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को देना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी का मेमोरेंडम और कंपनी का आर्टिकल जो कि सब्सक्राइबर साइन करेगा वो आपको सबसे पहले फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ध्यान नहीं रखना है कि 2 टाइप के डिक्लेरेशन आपको आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं, एक आईएनसी 8 और दूसरा आईएनसी 9। तो आईएनसी 8 में कौन डिक्लेरेशन देगा, आईएनसी 8 में क्या डिक्लेरेशन होगा, तो आईएनसी 8 में डिक्लेरेशन ये दिया जाता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक्ट में और रूल्स में जो भी प्रोविजन दिए गए ये सब हमने कंप्लाई कर दिया है। और ये जो डिक्लेरेशन है वो कौन देगा आरओसी को, तो इसमें डिक्लेरेशन देते हैं कंपनी के फॉर्मेशन में जो लोग इंगेज हैं, जो लोग लगे हुए हैं। कौन लोग लगे हुए हैं, सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट, इनमें से कोई भी पर्सन जो कंपनी को फॉर्म करने में लगा है मतलब प्रोफेशनल, उसका डिक्लेरेशन होगा। और कंपनी के आर्टिकल में जिसका नाम लिखा है एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, तो ये जो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और ये जो प्रोफेशनल से जो कंपनी को इन्वॉल्व फॉर्म करने में लगे उनका डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। और ये डिक्लेरेशन क्या देते हैं कि कंपनी को बनाने में जो भी लॉ है, चाहे एक्ट है, रूल्स है, हमने उनको कंप्लाई किया है। नेक्स्ट पॉइंट डिक्लेरेशन, ये आईएनसी 9 फाइल किया जाएगा। ये आईएनसी 9 कौन डिक्लेरेशन देगा, ये वाला ये देंगे बेटा हर सब्सक्राइबर। आपको मालूम है पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सब्सक्राइबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सब्सक्राइबर चाहिए और ओपीसी में 1 सब्सक्राइबर। ये लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं हर सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन देगा। और प्लस जो कंपनी के आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर का जिसका नाम लिखा गया है, कंपनी के आर्टिकल में जो फर्स्ट डायरेक्टर जिसका नाम लिखा गया है वो मतलब ये 2 लोग डिक्लेरेशन देते हैं। ये 2 लोग क्या डिक्लेरेशन देते हैं, ये लोग 3 डिक्लेरेशन देंगे। पहला डिक्लेरेशन क्या देंगे, वो ये बताएंगे कि किसी भी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में हमने कोई ऑफेंस के लिए हमको गिल्टी नहीं पाया गया। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कंपनी को फॉर्म करने में, प्रमोट करने में या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस में हमको कन्विक्ट नहीं पाया गया। सेकंड नंबर उनको यह बताना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में किसी भी कंपनी में फ्रॉड, मिसफिशिंग और ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए हम लोग को गिल्टी नहीं पाया गया। और तीसरा वो ये बताएंगे हमने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास फाइल किए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। करेक्ट है, कंप्लीट और ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। मतलब आपको एक बार वापस से मैं रिवाइज करा दूं आपको, हर सब्सक्राइबर और जो पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर है वो ये डिक्लेरेशन देता है आईएनसी 9 में। उसमें 3 बातें बताता है। पहले वो क्या बात बताएगा कि किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट में के ऑफेंस में हमको कन्विक्ट नहीं पाया गया। सेकंड, किसी भी कंपनी में पिछले 5 साल में
हमको फ्रॉड, मिसफिसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए हमको गिल्टी नहीं पाया गया। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट हम फाइल कर रहे हैं वो करेक्ट है, ट्रू है और कंप्लीट है टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको फाइल करना है वो आपको एड्रेस बताना पड़ेगा कि जब तक, क्योंकि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी दे सकते हैं, तो आपको आरओसी को ये बताना पड़ेगा कि ये हमारा एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस है। तो जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक इस एड्रेस पर आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगले जो 3 पॉइंट है वो डिटेल्स हैं। जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स है उनके बारे में डिटेल दो। उनका क्या डिटेल जाएगा? उनका नाम क्या है, सरनेम क्या है, एड्रेस क्या है, नेशनलिटी क्या है और उनका आईडी प्रूफ। नेक्स्ट डिटेल जाता है कंपनी के आर्टिकल में जो फर्स्ट डायरेक्टर के नाम लिखे गए उनके बारे में। उनके बारे में जो सब्सक्राइबर के बारे में बात है वो सारी जाएगी। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज जाती है, वो क्या होती है? डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको आरओसी को देना पड़ेगा। और साथ में जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसके बारे में एक जानकारी और देनी है, और वो जानकारी क्या है? ये जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है वो अगर दूसरी पार्टनरशिप फर्म में अगर उसका कोई इंटरेस्ट है या कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में अगर उसका इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट की डिटेल भी देना पड़ेगा कि मैं यहां पे फर्म में पार्टनर हूं, यहां इन बॉडी कॉर्पोरेट में मेरा इंटरेस्ट है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो 7 डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है, ये आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। अब क्या होगा जब आप ये डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो क्या होगा? अब आरओसी आपको इशू करेगा सीओआई। जी हां, और आरओसी जो सीआई इशू करता है उसका है फॉर्म नंबर 11, आईएनसी 11। तो आईएनसी 11 में आपको सीआई इशू करेगा। आरओसी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पहले रजिस्टर करेगा अपने पास और उसके बाद आपको सीआई इशू करेगा। और जैसे ही कंपनी सीआई मिलता है उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको सीआई मिल गया तो सीआई मिलने के साथ जो आरओसी है वो आपको अलॉट करता है सिन। आरओसी आपको अलॉट क्या करता है? सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। सिन इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये 21 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये कुछ अल्फाबेट है, कुछ न्यूमेरिकल है, तो ये उनको आरओसी अलॉट करता है। और जो सिन नंबर होगा उसको कंपनी के सीआई में उसको मेंशन किया जाता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो यहां पे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन मिल गया, सीओआई मिल गया, सिन मिल गया। अब अगला पॉइंट है, जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी ने आरओसी के पास फाइल किए इनकॉर्पोरेशन के, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को कंपनी को मेंटेन भी करना पड़ेगा, प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। कहां पर मेंटेन करना पड़ेगा? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती। मतलब डिसॉल्व होने तक जितने भी डॉक्यूमेंट आपने आरओसी को फाइल किए हैं वो सारे के सारे उसकी फोटोकॉपी प्रिजर्व और मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये 5th और 6th का पॉइंट एप्लीकेबल कब होता है? अगर कोई कंपनी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन देकर कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने का प्रयास किया जा रहा है प्रोमोटर के द्वारा, या कई बार क्या होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बाद में आरओसी को पता चला कि इंफॉर्मेशन गलत दे दिया गया, तो उस केस में क्या होगा? इसके बारे में लॉ देखिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन ने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर या कुछ मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करके, छुपाकर, जिसके बारे में उसको जानकारी थी और वो कंपनी आरओसी को फर्निश कर रहा है, तो उस केस में जो पर्सन ये फर्निश करेगा उसके ऊपर 447 का लॉ एप्लीकेबल होगा। और 447 का लॉ है फ्रॉड। तो फ्रॉड का जो लॉ है ना वो एप्लीकेबल होगा। मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया? अगर कोई पर्सन आरओसी को, कोई भी पर्सन आरओसी को फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है या मटेरियल फैक्ट को सप्रेस कर देता है, छुपा देता है, और उसके बारे में उसको जानकारी, उसको मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उस केस में उस पर्सन के ऊपर 447 का लॉ एप्लीकेबल होगा। और ये बोलने की जरूरत नहीं है सर कि 447 का तो लॉ एप्लीकेबल अगर हो गया तो उस केस में क्या होगा? इसके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी, 447 का लॉ एप्लीकेबल होगा। और नेचुरली कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है तो आरओसी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देगा भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कई बार क्या होता है कि लोग गलत सलित इंफॉर्मेशन देकर सीओआई भी ऑब्टेन कर लेते हैं और आरओसी को बाद में पता चला, इनकॉर्पोरेशन के बाद में अगर ये पता चल गया, ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया? कि ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेट हो गई, या मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्शन करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। मतलब यहां पे कंपनी को सीआई मिल चुका है, कंपनी बन चुकी है, आरओसी को बाद में पता चला कि हमको गलत जानकारी दी गई थी, कुछ जानकारी छुपा दी गई थी और फ्रॉडुलेंट एक्शन करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, तो उस केस में 3 लोग फंसने वाले हैं, कंपनी का प्रोमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर और जो पर्सन डिक्लेरेशन देता है। और आपको अच्छे से मालूम बेटा डिक्लेरेशन कौन देता है? अरे अपन लोग भी डिक्लेरेशन देते हैं, हाँ, सीए में डिक्लेरेशन देता है,
कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी देते हैं, सब्सक्राइबर देते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर देते हैं, तो जो भी लोग ने डिक्लेरेशन दिया जो कि गलत है, तो उस केस में उन सब के ऊपर 447 का लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब ये माना जाएगा जैसे कि उन्होंने फ्रॉड किया। अब इस केस में क्या होगा, मतलब ये जो 6 नंबर है, इस केस में क्या होगा, कंपनी तो बन चुकी है, तो अब लॉ ने पावर दे दिया ट्रिब्यूनल को, आरओसी को नहीं है, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल ये 5 में से कोई भी एक पावर का इस्तेमाल करेगा। क्या क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल, देखो सबसे पहले ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को हम रेगुलेट करेंगे, और हम रेगुलेट करेंगे मतलब वो चाहे तो कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर सकता है। मतलब यहां पर कंपनी को कंटिन्यू करने का प्रयास किया जाता है। तो ट्रिब्यूनल का पहला पावर क्या है, वो कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, इवन मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर सकता है। दूसरा, वो ये ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तीसरा, वो कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ हर कंपनी का एक रजिस्टर मेंटेन, जो आरओसी होता है ना, उसके पास रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है, उसमें जिन कंपनियों का नाम लिखा रहता है वही कंपनी अस्तित्व में रहती है। तो वो क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी में से उसका नाम काट देगा, तो नाम कट गया मतलब कंपनी डायरेक्ट डिसॉल्व हो गई। कंपनी को वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर दिया जा सकता है और अदर ऑर्डर दिया जा सकता है जो भी उसको उचित लगे। अब ये समझो ट्रिब्यूनल के पास ये जो 5 पावर है ना, ट्रिब्यूनल इनमें से कोई भी पावर का अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 5 ऑर्डर है उसको पास करने के पहले कंपनी को, ट्रिब्यूनल कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और साथ में जितने ट्रांजैक्शन कंपनी ने एंटर कर चुका है उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास किया जाएगा। अगला पॉइंट है सेक्शन नंबर 9, अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, अगर कंपनी को सीआई मिल गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो नेचुरली देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले जो कंपनी के सब्सक्राइबर है वो कंपनी के सबसे पहले मेंबर बन जाएंगे, और जो दूसरे लोग हैं वो भी कंपनी में शेयर परचेस करके कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। मतलब जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उसके बाद कंपनी के मेंबर बनने चालू हो जाते हैं। सब्सक्राइबर सबसे पहले मेंबर होंगे और अदर पर्सन भी टाइम टू टाइम मेंबर बनते रहेंगे। अब कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा। मेंबर की डेथ हो जाए, डायरेक्टर की डेथ हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का, अब कंपनी के पास पावर रह गया कि वो अपने खुद के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, कोई भी प्रॉपर्टी को कंपनी अपने नाम से एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। कंपनी कॉन्टेक्ट कर सकती है अपने नाम से। कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड। इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएगी कंपनी, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, और जो कंपनी के शोल्डर है उसका कंपनी के प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सेक्शन नंबर 10A। सेक्शन नंबर 10A यह है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर कंपनी को सीआई मिल गया तो सीआई मिलने के बाद कंपनी को आरओसी के पास कुछ फॉर्मेलिटी करके एक और बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, उसका बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। तो लॉ क्या बोलता है, जो भी कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है या कंपनी बोरिंग पावर यूज करना चाहती है, तो उस केस में आपको सेक्शन 10A की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। मतलब देखिए, सीआई मिल गया तो कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है या बोरिंग करना चाहती है तो तभी कर सकती है शेयर कैपिटल वाली कंपनी जब उस कंपनी ने दोनों फॉर्मेलिटी को पूरा किया हो। दोनों फॉर्मेलिटी क्या है, सबसे पहले इनको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। कौन फाइल करेगा जी, डायरेक्टर फाइल करेगा। कब तक फाइल करेगा, इनकॉर्पोरेशन होने के 180 दिन के अंदर। मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर है वो 180 दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन फाइल करेंगे आरओसी को। वो डिक्लेरेशन में क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने वो जितना उन्होंने कमिट किया था उतना पेमेंट कर दिया शेयर्स के ऊपर। मतलब पहला नंबर का पॉइंट सिंपल ये है कि डायरेक्टर आरओसी को इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर एक डिक्लेरेशन देगा, उसमें ही बताएगा कि सब्सक्राइबर ने जो भी शेयर्स के ऊपर अमाउंट पेबल थी वो पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। और सेकंड नंबर हमने, आपको याद होगा एक लॉ है जिसमें लिखा है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती ना उसके 30 दिन के अंदर कंपनी आरओसी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करवाती है। तो सेकंड नंबर में आरओसी को आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका वेरिफिकेशन आपको फाइल कर दिया है। तो ये 2 डिक्लेरेशन जब आप देते हो ना तो उसके बाद आपको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया, ये जो ऊपर में जो दोनों डिक्लेरेशन है ना, अगर आपने ये आरओसी को फाइल नहीं किया और साथ में अगर आरओसी को ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, मतलब एक बात सोचने की है कि अगर ये दोनों डिक्लेरेशन जो ऊपर में दिए गए वो फाइल नहीं किया गया तो आरओसी के मन में डाउट आएगा कि कंपनी हो सकता है एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो अगर कंपनी, ऐसा आरओसी को लगता है कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, तो उस केस में
कंपनी के नाम को हटाने के लिए वो एक्शन ले सकती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन फाइल अगर नहीं करोगे तो कंपनी का नाम काटा भी जा सकता है, कंपनी को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। अब इसमें रूल नंबर 23A है, ये जो बोलता है ना कि डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा, और ये डिक्लेरेशन जो है ना फाइल करने के साथ साथ इसमें एक और पॉइंट है, वेरीफाई किया जाएगा। अब ये वेरीफाई कौन करेगा, तो इसके बारे में रूल में दिया है। तो वेरिफिकेशन कौन करेगा, सीए, सीएस, सीएमए, तीनों में कोई भी एक पर्सन वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई हमने चेक कर लिया है, जो डायरेक्टर बोले वो बिल्कुल सही है, सब्सक्राइबर ने पूरा पेमेंट कर दिया। और दूसरा नंबर, अगर कंपनी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है कंपनी का जिसमें किसी सेक्टोरल रेगुलेटर की परमिशन चाहिए, अगर कंपनी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कर रही है जिसमें सेक्टोरल रेगुलेटर की अप्रूवल चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करना चाहते हो तो आपको सेबी की अप्रूवल चाहिए। तो उस केस में आपको ये जब आप डिक्लेरेशन फाइल करेंगे ना ऊपर वाले, तो उस केस में आपको सेक्टोरल, वो जो सेक्टोरल रेगुलेटर है मतलब आरबीआई सेबी, उसका भी परमिशन आपको लेना पड़ेगा और उसका भी परमिशन को आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये हो गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में। और आखिरी पॉइंट है इसका कन्वर्शन, मतलब अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक का प्राइवेट में या प्राइवेट का पब्लिक कंपनी में कन्वर्शन हो रहा है, तो उस केस में आपको 4 सिंपल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, प्राइवेट कंपनी है मान लो, तो हर प्राइवेट कंपनी को अपने अपने आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। उसका नाम में प्राइवेट लिमिटेड होगा, तो अब सोचो ना, अब आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगे तो पहले तो आपको मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसे चेंज करना मतलब क्या हुआ, आपको आर्टिकल की 3 रेस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ेगा, आपको नाम को बदलाव करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखा, आप अपने एमओए आर्टिकल को चेंज करो। इसके बाद जब आपने चेंज कर दिया तो आप आरओसी के पास अप्लाई करो। अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ भाई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, तो आरओसी क्या करेगा, आपके पुराने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा और आपको एक नया सीओआई इशू करेगा। तो एक बड़े सिंपल से स्टेप है, मतलब कंपनी को कन्वर्ट करना एक कंपनी का दूसरे कंपनी में बड़ा आसान है। एमओए आर्टिकल को अल्टर करो, आरओसी के पास डॉक्यूमेंट को फाइल करो, आरओसी चेक करता है हाँ भैया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया, तो आरओसी पुराने सीओआई को कैंसिल करके आपको नया सीओआई इशू कर देगा। और नया सीओआई इशू हो गया मतलब क्या हुआ, आपका कन्वर्शन इफेक्टिव हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने कन्वर्शन के पहले जो आपने लोन लिया था, डेट लिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट, डेट, ऑब्लिगेशन सब खत्म हो जाएंगे क्या, आंसर है नो। तो कंपनी के जो पुराने डेट लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब के सब कन्वर्शन के पहले जो होंगे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब सीधी बात है, प्राइवेट कंपनी रहते हुए आपने 10 करोड़ का लोन लिया था, अब आपने अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो 10 करोड़ की लायबिलिटी आपके ऊपर अभी तक कंटिन्यू रहेगी, मतलब अब पब्लिक कंपनी को ये पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 18। तो ये पूरा का पूरा अपन ने कॉन्सेप्ट इसमें से डिस्कस कर लिया। ओके, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले रिविजन, अगला जो चैप्टर है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।